वेल आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। वेल बताता हूँ कि आज हम क्या करेंगे। हम क्लास 10 की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। यार अगर अभी तक तुमने नहीं देखा ना तो जाओ और देखो। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर कर चुके हैं डेवलपमेंट, सिविक्स में एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं वेल पावर शेयरिंग, और आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। वेल बताता हूँ उस चैप्टर में क्या रहेगा, कैसे किस तरीके से किन चीजों को लेकर जाएंगे। वेल वीडियो आपकी हो सकता है 2 से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो। वेल पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, फिर बताऊंगा डेवलपमेंट क्या होता है, फिर रिसोर्सेज और डेवलपमेंट को कनेक्ट करूंगा। वेल अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं जो कि डिलीटेड हैं, तो इस साल की लेटेस्ट एनसीईआरटी को फॉलो करना। चलो सुनते हैं और समझते हैं। वेल पहले समझते हैं कि रिसोर्स क्या है। यार बहुत सिंपल है। कोई भी चीज अगर आपकी जरूरत पूरा करती है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल टू अस एंड सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास पेन है ना, क्या तुम्हारी जरूरत पूरा करता है लिखने की? ऑब्वियस। इस समय क्या तुम फोन से मुझे देख रहे हो, तो क्या फोन तुम्हारी एजुकेशन की जो नीड है उसको पूरा करे? ऑब्वियस। तो कोई भी चीज जो तुम्हारी जरूरत पूरा करती है उसको क्या बोलते हैं? वेल रिसोर्स। क्या बोलते हैं? रिसोर्स। आपको क्या बेसिक ये तो पता है कि कोई भी चीज जो हमारी जरूरत पूरा करती है उसको रिसोर्स कहा जाता है। ये बेसिक पुरानी डेफिनेशन हो चुकी है। अब ये नहीं बताऊंगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके बताऊंगा। वेल क्या, सुनो और समझो। यार किसी भी चीज को रिसोर्स कराने के लिए आपकी जरूरतें तो पूरी करनी होंगी, लेकिन उसके ये 3 कंडीशंस भी हैं। वेल क्या? बहुत बेसिक, बहुत सिंपल कंडीशन। आओ समझते हैं। पहला, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। पहला क्या है? टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। अब बच्चा पूछता है टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल क्या होता है? सिंपल, कि पेट्रोल क्या एक रिसोर्स है? ऑब्वियस। यार पेट्रोल रिसोर्स इसलिए है क्योंकि उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी है। वेल बस किसने बनाई? हमने, है ना। कार किसने बनाई? हमने। तो रिसोर्स रिसोर्स तब है जब उसको यूज करने के लिए हमारे पास क्या? टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। समझ गए? तो जिस भी रिसोर्स को आप बिल्ड कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी हो। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल। वेल ये क्या होता है? तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप धरती के नीचे से रिसोर्सेज को निकालते हैं? ऑब्वियस, पेड़ पे तो उगते नहीं। तो रिसोर्सेज को निकालते वक्त एक कॉस्ट, एक कीमत आती है। अब ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज निकले 100 रुपए की, कीमत आ गई 500 रुपए, तो ये तो वेस्टेज हो जाएगा। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब महंगा ना पड़े। यार तुम पेट्रोल परचेज करते हो, ऑब्वियस, क्या बहुत महंगा नहीं, तुम्हारे बजट में आता है। अब वही पेट्रोल जो 95 का मिलता है, अगर मैं तुम्हें 1000 या 1500 रुपए लीटर दूं, वेल क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे? यार वेल अगर तुम रिच हो तो बात अलग है, वरना मुझे नहीं लगता तो वो चीज। और तीसरा क्या होता है? कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब ये कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है? सिंपल, सोसाइटी इसको एज अ रिसोर्स एक्सेप्ट करे। आप कहेंगे कैसी बात करें, एग्जांपल दे। यार आज से पहले ना, जब ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड चलता था, तो एक गन थी शॉर्ट गन। और शॉर्ट गन के अंदर जो एमओ डलती थी, एमओ मतलब गोली, वो गाय की चर्बी से बनती थी। वेल इंडिया जहां पर गौ माता की पूजा की जाती है, क्या आप ऐसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। तो किसी भी चीज को रिसोर्स अगर कहलाना है, वो आपकी जरूरतें तो पूरा करे, लेकिन 3 कंडीशंस भी पूरी करे। एक, उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी हो। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल, बहुत महंगा ना पड़े। और कल्चरली मतलब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। तभी जाकर आप उसको क्या बोल सकते हैं? रिसोर्स। क्या बोल सकते हैं? अब रिसोर्स निकलते कैसे हैं? देखो कितना सिंपल है। बीइंग अ ह्यूमन हम नेचर में इंटरेक्ट करते हैं। घर में तो रिसोर्सेज नहीं मिलते, जंगल में मिलते हैं। तो बीइंग अ ह्यूमन आप नेचर से इंटरेक्ट करते हो, फिर आप टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यार सिंपल है ना, रिसोर्सेज को निकालना है, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए? आर्म्स एंड वेपन चाहिए, ऑब्वियस। और फिर वहां पर आप इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करते हैं। वेल व्हाट इज मीन बाय इंस्टीट्यूशन? बिल्डिंग्स बनाना, इमारतें बनाना। यार अब कहीं पर मुझे पता चला रिसोर्स है, उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी भी मैंने देख ली कि कैसे निकालना है। क्या लोग मुझे चाहिए? एक दिन का तो काम नहीं है, कई सारा समय लग जाएगा। तो वहां पर लोगों को रखना भी है, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन। क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे कहते हैं यार हमें ये तो समझ में आया कि रिसोर्स क्या है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड वाई, भाई सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा और क्यों? देखो कितना सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स तुम ही हो यार, ह्यूमन रिसोर्स। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। अब मैंने कहा तो ऐसे मत मान लेना, और प्रूव करता हूँ कैसे। चलो ये मुझे एक बात बताओ, मिट्टी तो मिट्टी है ना, क्या मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं? लेकिन अगर इस मिट्टी से मैं पोर्ट बना दूं, तो क्या ये पोर्ट बिकेगा? ऑब्वियस। तो मिट्टी है, मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस मिट्टी का यूज करके अगर आपने पोर्ट बनाया तो उसकी तो वैल्यू है, ऑब्वियस उसकी वैल्यू है। तो बीइंग अ ह्यूमन हम ही वो लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी बनाते हैं। बीइंग अ ह्यूमन हम ही वो चीज है जो रिसोर्सेज की वैल्यू में ऐड करते हैं, मैकेनिकली मतलब मशीन के थ्रू, मैनुअली मतलब हाथों से। विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज वन कंट्रीज कैन पुट ऑन द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। समझो यार मुझे एक बात बताओ, क्या और रिसोर्सेज का यूज करके तुम कंट्री को डेवलप कर सकते हो? ऑब्वियस। तुम ईट, चूना, इनका यूज करके इमारतें तो बना सकते हो, लेकिन इमारतों को बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट है वो तो ह्यूमंस ने दिया। यार सोच कर देखो, दुबई जो रेगिस्तान था, वहां पर बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग बना दी। बनाया हमने, रेता बजरी इनसे नहीं बना। ह्यूमन माइंडसेट कि रेत पर बिल्डिंग को टिकाना कैसे है, क्योंकि रेत पर चीजें फिसल जाती हैं, तो वो चीज वो ह्यूमंस के पास है। हम ह्यूमंस ये जो कि टेक्नोलॉजी बनाते हैं, स्किल्स बनाते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल की कीमत पेट्रोल इसलिए क्योंकि उसको बनाने के लिए बस है,
टेक्नोलॉजी हमने बनाई, वरना पेट्रोल की कोई वैल्यू नहीं थी। और अब भी प्रूफ कर दूंगा, एक तरफ है पत्थर, एक तरफ है कोयला। कोयला मार्केट में 45 रुपए किलो बिकता है, पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बात सही है। अभी क्योंकि कोयले से हम बिजली बनाते हैं, कोयले से बिजली बनती है इसलिए कोल की वैल्यू है। अगर कोयले से बिजली ना बनती तो कोल की भी कोई वैल्यू नहीं थी। तो समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बीइंग अ ह्यूमन, हमने ही टेक्नोलॉजी, हमने ही रिसोर्सेज, हमने इन सब चीजों को बिल्ड किया, ह्यूमंस नहीं, तो इन सब चीजों की भी कोई वैल्यू नहीं है। और वही है लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर एक रिसोर्स की तब वैल्यू जब ह्यूमंस आए। अगर हम ह्यूमंस नहीं होंगे तो रिसोर्सेज की कोई भी वैल्यू होने वाली नहीं है। ऑब्वियस है ना, कैलेमिटी भी कैलेमिटी, बाढ़ भूकंप तब कहलाता है जब लोग मरते हैं। अगर लोग नहीं मरेंगे तो वो कैलेमिटी कैलेमिटी भी नहीं होगी। कोविड-19 महामारी था क्योंकि उसने लोगों को मारा। अगर लोग नहीं मरते तो शायद वो महामारी भी ना होती। तो वेल वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई करते हैं, नेचुरल, हवा, पेड़, पानी, जो नेचुरल है। इसमें एक होते हैं रिन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। भाई जो रिन्यू हो जाते हैं, धूप है ना, वो रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं होते नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल को फर्दर आप दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हो, जो रिसाइकिल हो जाते हैं, मेटल पिघलाकर दोबारा से रिमेल्ट करके यूज कर सकते हो, प्लास्टिक, ऐसे कुछ। और जो रिसाइकल ही नहीं हो सकते, कोल, पेट्रोल, कोल जला दो, ऐश, क्या रिसाइकिल कर पाओगे? नहीं, वो नॉन रिसाइकलेबल हो जाता है। इसी तरीके से रिन्यूएबल में होते हैं कंटिन्यूस, जो लगातार चलते हैं, हवा, पानी। फिर बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में एक तरफ हो गए पेड़ पौधे और एक तरफ क्या हो गए? जानवर। समझ गए? समझ गए? 1 मार्क्स में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ह्यूमंस में भी ऐसे होता है, एक तरफ होते हैं स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस, वेल बिल्डिंग्स, और एक तरफ होता है क्वालिटी और क्वांटिटी, ह्यूमंस कितने हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है, तो वो सब चीजें। यार अब एक बात को बहुत ध्यान से समझना, समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? वेल तुम जानते हो, मैंने तुम्हें बताया था, रिसोर्सेज को यूज करना है लेकिन इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना। रिसोर्सेज को यूज करना है लेकिन वेस्ट नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पर, यार मैं इस कमरे में हूँ तो मैंने लाइटनिंग जलाई हुई है, जब मैं इस स्टूडियो या इस सेटअप से बाहर चला जाऊंगा तो जितनी भी लाइटनिंग से मैं उसको ऑफ कर दूंगा। तो क्योंकि मैं इस स्टूडियो में हूँ इसलिए लाइट जल रही है, और अगर मैं स्टूडियो से जाता हूँ और लाइट ऐसे खुली छोड़ जाता हूँ तो वेल वेस्टेज हो रहा है। समझ गए? तो रिसोर्सेज को ऐसे सिस्टमेटिकली यूज करना कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। बस उसी को तो क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यार मेरा एक सवाल है, मैं अपने घर में आग लगाता हूँ तो क्या दिक्कत सिर्फ मुझे होगी, आस पड़ोस के लोगों की भी होगी? यार ऑब्वियस बात है ना, मेरे घर में आग लगने से धुआं तो सबके घर में जाएगा, दिक्कत तो सबको होगी, इन्वायरमेंट तो सबका पोल्यूट होगा। या ऐसे समझो, यार मैं तो रिसोर्सेज को तरीके से यूज करता हूँ लेकिन तुम रिसोर्सेज को ओवर या एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट करते हो और उससे तुम पॉल्यूशन करते हो। अभी तो दिक्कत तो सबको होनी है, मुझे थोड़ी होनी है। यार तुमने बुलेट ली, मेरे मोहल्ले में रहते हो, बुलेट से पटाखे फोड़ते हो, अभी तो दिक्कत तो मुझे भी होगी, परेशानी तो मुझे भी होगी। बस वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यार इमेजिन करो कि अगर इंडिया एज अ कंट्री पॉल्यूशन करता है, इंडिया एज अ कंट्री रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट करता है, अभी तो उसको इम्पैक्ट केवल इंडिया पर थोड़ी रहेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड रहेगा। इंडिया में अगर आप आग लगा दे रहे हैं, इंडिया में आप पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो पूरा ही इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पूरा ही ग्लोबल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट तो और जगह पड़ेगा। तो दुनिया एक बात समझ गई क्या, अभी क्यों लगाई थी? यार एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के लिए कार का यूज मत करो, बाइसाइकिल्स इनका यूज करो, रिसोर्सेज कम यूज करती हैं। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, बसेस वगैरह, कम खर्चे में ज्यादा लोग जा सकते हैं। अब मैं तुम्हें ये बता रहा था कि पॉल्यूशन इंडिया ने किया, इम्पैक्ट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। तो बीइंग अ इंडियन में एक बात समझ में आ गई कि रिसोर्सेज को तरीके से यूज करो। कैसे यूज करो? तरीके से। कैसे यूज करो? तरीके से। कैसे तरीके से? मतलब है सिस्टमेटिकली। वेल कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब रिसोर्सेज को इतना सिस्टमेटिकली और इतना सिस्टम से यूज करें कि पॉल्यूशन ही ना हो। और अगर इंडिया पॉल्यूशन कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट केवल इंडिया पे नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड रहेगा। और मेरे रिसोर्सेज को तरीके से यूज करने से कुछ नहीं होगा। इंडिया एज अ कंट्री अगर रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली यूज करता है और दूसरे वर्ल्ड की कंट्रीज रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पड़ेगा, एक किसी स्पेसिफिक कंट्री में नहीं पड़ेगा। तो एक बात समझ में आई कि क्यों ना एक मीटिंग की जाए। क्या की जाए? मीटिंग, ग्लोबल लेवल पर, बड़े लेवल पर, और सारी ही कंट्रीज मिलकर रिसोर्सेज को क्या यूज करें? सिस्टमेटिकली क्या करें? अब बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। समिट बोलते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग, क्या बोलते हैं? चलो समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, आएगा 3 मार्क्स में। चलो सुनते चलो भाई। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, इंपॉर्टेंट मीटिंग को क्या बोलते हैं? समिट। क्या बोलते हैं? अभी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है कब होती है? 1992। कब होती है? 1992। तो आप समझ गए कि इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, इंपॉर्टेंट मीटिंग को समिट कहा जाता है। मीटिंग 1992 में होती है। जिस शहर में होती है सिटी, उस सिटी का नाम क्या है? रियो डी जेनेरियो। जिस कंट्री में होती है उस कंट्री का नाम क्या है? ब्राजील। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई 1992, किस कंट्री में? किस कंट्री में? ब्राजील। उसकी किस शहर में? रियो डी जेनेरियो। और जिस बिल्डिंग में हुई, जिस बिल्डिंग में, यूएनसीईडी, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? यूएनसीईडी। अब मीटिंग में हुआ क्या भाई? मीटिंग में जो 100 कंट्रीज थी, 100 कंट्रीज के हेड्स आए, मतलब 100 देशों के जो गवर्नमेंट के उनके मेन लीडर्स आते हैं और वो डिस्कस करते हैं किस चीज को, कि इन्वायरमेंट डिग्रेड को कैसे रोके। अब यार मिलते जुलते हैं तो बातचीत ये तो हो रही है कि रिसोर्सेज को सिस्टमेटिक यूज करेंगे, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे,
और भी तो कुछ बातें होंगी ना। तो बातचीत हुई सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पर। तो सभी ने डिसाइड किया कि चलो रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली यूज करेंगे। बैठकर एक डिक्लेरेशन, कागज का टुकड़ा साइन किया। अब उस कागज के टुकड़े को कुछ तो नाम देंगे यार, ऑब्वियस है ना। मैंने एक चैनल बनाया जिससे कि मैं पढ़ाता हूँ, अब इस चैनल को कुछ तो नाम रखूंगा, तो मैंने चीता ट्यूटोरियल्स रख दिया। तो एक मीटिंग हुई, ठीक, मीटिंग में बातचीत हुई किस चीज को लेकर कि पॉवर्टी को कैसे हटाएं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे करें। और मेन मोटिव क्या था, मेन मुद्दा क्या था मीटिंग करने का, कि सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसे किया जाए, सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसे किया जाए, और क्या वो तरीका है जिससे कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना किया जाए, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। भाई 100 गवर्नमेंट से ज्यादा के देश के लीडर्स बैठते हैं, कुछ मुद्दों पर बातचीत करते हैं और एक डिक्लेरेशन, एक कागज का टुकड़ा साइन करते हैं। और वेल उस कागज के टुकड़े को क्या कहा जाता है, एजेंडा 21 क्या कहा जाता है। अब इसको एजेंडा 21 ही क्यों कहा गया, वेल क्योंकि इसको 21st सेंचुरी में अडॉप्ट किया गया, इसने इसको क्या नाम दिया, एजेंडा 21, समझ गए। और इसकी एक स्पेशलिटी थी, पूछो क्या, वेल बताता हूँ। मैं बहुत ध्यान से देखना, किसी भी कंट्री में 3 गवर्नमेंट होती है, एक कंट्री की गवर्नमेंट सेंट्रल, एक स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश उसकी गवर्नमेंट स्टेट। मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर सहारनपुर में रहता हूँ, सहारनपुर की जो गवर्नमेंट है उसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखने और सोचने और समझने वाली बात यह है, यार तुम्हारे घर में क्या दिक्कत है तुम समझते हो कि मैं, ऑब्वियस तुम समझते हो। तो तुम्हारे घर की दिक्कत को कैसे सुलझाया जाएगा, तुम बेहतर सुलझाओगे कि मैं, ऑब्वियस तुम बेहतर सुलझाओगे। तो इंडिया में आपको अपने शहर में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, इसको लेकर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी, लोकल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, समझ गए। चलो यार ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, मल्टीपल टाइम्स पेपर में, मल्टीपल टाइम्स, वेल बोर्ड्स में नहीं पीरियोडिक में। यार इस चैप्टर से अधिकतर 5 मार्क्स की चीजें नहीं बनती है, 5 मार्क्स की चीजें नहीं पूछी जाती, अमूमन टीचर एक एक मार्क्स की चीजों को पूछता है, एक एक मार्क्स की चीजों को। क्लियर, चलो तो अब देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यार तरीके से यूज करना, आलतू फालतू मत खर्च करो, रिसोर्सेज को सोच समझकर तरीके से यूज करो, उसी को क्या कहा जाता है, रिसोर्स प्लानिंग। अब बच्चे कहते हैं करें कैसे, भाई आपने ये तो बता दिया कि रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली यूज कीजिए, करें कैसे वही तो मेन मुद्दा है। मैंने कहा बड़ा सिंपल है, पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफिकेशन मतलब सर्वे, कहाँ कैसे मिलेंगे, कितनी क्वालिटी होगी, कितनी क्वांटिटी होगी। फिर प्लान करो किन किन स्किल्स और किन किन टेक्नोलॉजी और किन किन इंस्टीट्यूशंस का यूज कर आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब धरती के नीचे से निकाल सकते हैं। और फिर फाइनली क्या करना है, मैच क्या करना है। वेल मैच का मतलब क्या है, ऑब्वियस बहुत सिंपल है यार मैच का मतलब एक सिंपल सी चीज है कि जितने रिसोर्सेज हैं निकाले हैं और जितने आपको चाहिए थे, अब निकले 10 किलो रिसोर्सेज, एग्जांपल दे रहा हूं, चाहिए थे 50 किलो, तो कितने का मिसमैच हो रहा है, 40 किलो, कितने का मिसमैच हो रहा है, चाहिए थे 10 निकले 50, है ना, या चाहिए थे 50 निकले 10 किलो। तो एडजस्ट करो, एग्जांपल दो शॉर्ट में, भाई जेब में 100 रुपए है, खर्चा है 200, इनकम नहीं बढ़ा सकता तो खर्चा कम करूंगा, खर्चा ये है, समझ गए कितना सिंपल है। चलो वेल अब मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया था। यार इंडिया में रिसोर्सेज को मैनेज करना इसलिए भी जरूरी है, कोई भी स्टेट अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। एग्जांपल के तौर पर यार लद्दाख के पास ना कल्चर है, लेकिन क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, वाटर। आपने अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है ईस्ट में, उसके पास पर्टिकुलरली क्या है, वाटर, लेकिन क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यार ऑब्वियस समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज अपने आप में संपूर्ण नहीं है, कहीं पर कोई चीज ज्यादा है तो कहीं पर कोई चीज कम है। अब यार ये इंडिया है, मान लो इंडिया, इंडिया में जो ऊपर वाला हिस्सा है नदर्न प्लेन्स, यहाँ पर खाने पीने की चीजें उगती है, एलिवल सॉइल पाई जाती है, ग्रीनरीज, लेकिन पहाड़ों पर तो खाने पीने की चीजें नहीं उगती। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप प्लेन्स पर फूड ग्रेन्स बहुत ज्यादा उगा ले रहे हैं, गेहूं चावल आप ही खाकर खत्म करेंगे, आपको वो कहीं और भेजने पड़ेंगे। और जिस चीज की कमी आप पर है, प्लेन्स पर मिनरल्स नहीं है, कोल नहीं मिलता, प्लेन्स पर आयरन नहीं मिलता, वो सब नीचे आता है महाराष्ट्र वाली साइड से, प्लेट्यू वाली साइड से। तो जिस चीज में आप बेहतर उसको बेच दीजिए, जिस चीज में आप बेकार है उसको खरीद लीजिए। तो इंडिया की कोई भी स्टेट अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इंडिया में रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली यूज करना जरूरी है। फिर एक सवाल बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में बना है, आर रिसोर्सेज ओनली नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, क्या किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए में रिसोर्सेज ही चाहिए? नहीं यार, रिसोर्सेज के अलावा भी कुछ चीजें मैटर करती हैं। तो ध्यान से सुनना, नो नहीं, केवल और केवल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती। देखो सुनो यार, डेवलपमेंट के लिए क्या रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन नेसेसिटी है नहीं। यार मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर मैं तुम्हें कोई चीज ना दूं तो क्या वो चीज हो नहीं सकती? कोई भी चीज तुम्हारी लाइफ में नेसेसिटी नहीं है, जरूरी नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट वो एक अलग चीज है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं होगा। और मैं प्रूव करूंगा कि रिसोर्सेज नेसेसरी नहीं होते डेवलपमेंट के लिए, और भी चीजें मैटर करती हैं। चलो अब यहाँ से मैं तुम्हें एक एक एग्जांपल दूंगा। यार जितनी भी तुम डिटेलिंग लिख रही हो, ये जस्ट अ वे ऑफ आंसर प्रेजेंटेशन है, मुझे पता है क्या और कैसे बताना है, तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से चीजें क्लियर और कंक्लूड करते चलता हूँ, और पढ़ाते वक्त चीजों को इस तरीके से क्लियर करता हूँ कि क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाए और उसके अकॉर्डिंगली आंसर भी फ्रेम हो जाए।
ताकि तुम्हें चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आए और कोई भी चीज तुम्हारे माइंड में डाउट ना क्रिएट करे। चलो, तो नहीं, केवल रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं, रिसोर्सेज के अलावा भी कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यार मुझे एक बात बताओ, जापान, जी जापान के हाईवेज हैं, ये जापान की ट्रेन है। वेल, इंडिया में रहते हो, क्या तुमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कभी देखा? क्या तुमने इंडिया में इस तरीके के कुछ हाईवेज देखे? ऑब्वियसली नॉट। तो जापान के पास रिसोर्सेज नहीं है, उल्टा जापान में सुनामीज आती हैं, जापान में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जापान के पास रिसोर्सेज नहीं है, जापान में सुनामीज, अर्थक्वेक्स बहुत कॉमन है, तब भी जापान इतना डेवलप्ड है। वेल, रीजन समझते हो क्या है? समझ गए? जापान के पास दिमाग है, जापान की कंट्री के लोगों ने किस चीज में इन्वेस्ट किया? ह्यूमन रिसोर्स। और वही क्या करता है? मेन गेम। क्या करता है? मेन गेम। इसी के साथ बातचीत करते हैं यूएसए। ये मुझे एक बात बताओ, रिसोर्सेज नहीं है यूएसए के पास, यूएसए पेट्रोल को इंपोर्ट करता है, तब भी यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि केवल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते, टेक्नोलॉजी भी करती है। यार ऑब्वियस है ना, तुम इंडिया में रहते हो, क्या इंडिया में अब एक ऐसा शिफ्ट आ रहा है कि लोग ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं? अभी तो पेट्रोल नहीं है, तो क्या हुआ? आपने एक नई तरीके के व्हीकल्स बना लिए जो बिजली से चलते हैं। तो अमेरिका, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तब भी अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। रीजन समझ पा रहे? क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो रिसोर्सेज मैटर नहीं करते, आपका ह्यूमन कैसा है, आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है, और एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस पे मैटर करता है। वेल, तुम पूछते हो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या है? यार मुझे एक बात बताओ, इंडिया में रहते हो, अच्छा तुम और तुम्हारा दोस्त भाग रहा था, मैंने तुम्हारे पैर पकड़ लिए और तुम्हारा दोस्त के आगे निकल गया, ऑब्वियस क्या तुम पीछे रह गए? तो गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ वो भी मैटर करता है यार। इंडिया को 1947 तक ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया, जिस कारण से हम काफी पीछे रह गए और नेशंस काफी आगे निकल गए। ये भी स्पेसिफिकली एक रीजन है कि हम लोग डेवलप नहीं हो पाए, समझ लो ना। तो केवल क्या रिसोर्सेज मैटर करते हैं? नहीं, रिसोर्सेज के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मैटर करती हैं। अब यार फटाफट से शॉर्ट में दो टॉपिक्स तुम्हें और बताऊंगा। एक, लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया, कि इंडिया में जमीन को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, और फिर मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि इंडिया में जिस तरीके से लैंड को यूटिलाइज किया जा रहा है उसको लेकर क्या क्या दिक्कतें हैं, समझ लो। चलो, तो ध्यान से देखना। तो लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न को लेकर अगर बातचीत की जाए, इंडिया का मोस्ट ऑफ द एरिया, भाई बहुत ध्यान से देखना, मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा। लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न, जमीन को कैसे यूज करते हैं? भाई मोस्ट ऑफ द एरिया तो किसमें? जंगल। किसमें? जंगल की फॉर्म में। किस फॉर्म में? जंगल मतलब फॉरेस्ट, जंगल मतलब। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा बाकी एरिया किसमें आ गया? कल्टीवेशन, फार्मिंग किसमें आ गया? तो फार्मिंग के अलावा आप जमीन को किन किन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं वो बताऊंगा, समझ गए? तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ? लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न। क्या बता रहा हूँ? लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न। चलो आओ समझते हैं। तो इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द एरिया है वो किसके अंदर है? फॉरेस्ट। किसके अंदर है? फॉरेस्ट मतलब जंगल। फिर कुछ एरिया किसके लिए यूज होता है? फार्मिंग। किसके लिए यूज होता है? तो अब मैं तुम्हें उस एरिया के बारे में बता रहा हूँ जो फार्मिंग के लिए यूज नहीं होता, समझ गए? तो मोस्ट ऑफ द एरिया जो इंडिया का है वो किसके अंडर है? फॉरेस्ट। फिर दूसरा पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो हिस्सा इंडिया का जो कल्टीवेशन, जो फार्मिंग के लिए यूज नहीं हो रहा है, तो वो किस फॉर्म में? बैरन एंड वेस्टलैंड। ये वो भूमि है जो बंजर हो चुकी है। दूसरा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। यार एक तो वो है जो जमीन फॉरेस्ट में, एक वो जो एग्रीकल्चर फार्मिंग में, फार्मिंग के अलावा एक वो जो बंजर हो चुकी है, एक वो जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में है, जिसमें आप बिल्डिंग्स बना दे रहे हैं, जिसमें आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, रोड्स बना दे रहे हैं। कुछ जमीनें परमानेंट पास्चर्स। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने पालतू जानवर पाले हुए हैं, उनको चराना पड़ता है, उनके लिए ग्रेजिंग लैंड चाहिए, पास्चर लैंड चाहिए। तो कुछ एक एरिया ऐसा है जो परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड है। लैंड अंडर ग्रूव्स, तुम्हारे घर के आसपास कोई प्लॉट पड़ा है ऑब्वियस, तो उस पर झाड़ उगी हुई है ऑब्वियस, तो वो ये होता है लैंड अंडर ग्रूव्स। इसके अलावा एक है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जो जमीन बंजर हो चुकी है, नहीं बंजर नहीं हुई, जिसको छोड़ा हुआ है, लगभग 5 साल से ज्यादा जिस जमीन पर फार्मिंग नहीं की, 5 साल से ज्यादा हो चुका है फार्मिंग नहीं की, उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। क्या बोलते हैं? कल्चरेबल वेस्टलैंड। समझ गए? समझ गए। चलो, एक होता है फैलू और एक होता है अदर देन करंट फैलू। सुनो यार बहुत ध्यान से। वेल, करंट फैलू समझते हैं क्या है? बहुत सिंपल है। करंट फैलू, फैलो लैंड, पहले फ्रंट फैलो लैंड्स के अंदर दो होती है, करंट फैलू, अदर देन करंट फैलू। पहले समझते हैं करंट फैलू क्या है। मैंने जमीन को छोड़ा हुआ है 1 साल या उससे कम, 1 साल या उससे कम, ताकि वो जमीन अपने न्यूट्रिएंट्स को रिगेन कर सके और दोबारा से फर्टाइल हो सके। समझ लो यार, ऑब्वियस है ना, तुम काम करते करते थक जाते हो, रेस्ट चाहिए होता है ऑब्वियस, तो वही चीज है, मतलब मैं भी थक जाता हूँ, तो वही चीज बता रहा हूँ कि फैलो लैंड्स में होता है करंट फैलो। क्या होता है करंट फैलो? किसी जमीन पर आप फार्मिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फार्मिंग, और आपने उसको 1 साल के लिए छोड़ा हुआ है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर सके, 1 साल या उससे कम, तो वो करंट फैलो। 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम तो अदर देन करंट फैलो, और 5 साल से भी ज्यादा तो कल्चरेबल वेस्टलैंड। समझ गए? तो कोई जमीन जिस पर आप फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, 1 साल या उससे कम करंट फैलो, 1 साल से ज्यादा, 5 साल से कम अदर देन करंट फैलो, 5 साल से ज्यादा तो कल्चरेबल वेस्टलैंड। एक होता है नेट सोन एरिया। बहुत सिंपल है। ये बोर्ड देख लो, जमीन है, बोर्ड क्या है तुम्हारे पीछे जो तुम देख रहे हो जमीन, इसमें साल में मैं एक बार खेती बाड़ी करता हूँ। तो ये जो बोर्ड तुम अपने पीछे देख रहे हो, जो बोर्ड तुम अपने पीछे
इसमें साल में मैं एक बार फार्मिंग करता हूँ, एक बार, उसको बोलते हैं नेट जोन। क्या बोलते हैं? नेट जोन। अगर इसी जमीन पर मैं एक से ज्यादा बार फार्मिंग कर लेता हूँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसको क्या कहा जाता है? ग्रोस क्रॉप एरिया। क्या कहा जाता है? ग्रोस क्रॉप एरिया। चलो तो भाई अब मुझे बताओ, क्या मैं तुमसे पूछता हूँ कि लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या है, तो बता दोगे जंगल। फिर जो लैंड फार्मिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, बंजर भूमि, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस जिसपे जानवर चढ़ते हैं, वो प्लॉट जिस पर घास फूस उग रही है, वो जमीन जो कि 5 साल से ज्यादा हो गई फार्मिंग नहीं की, फैलो लैंड में करंट फैलो 1 साल से कम के लिए छोड़ा हुआ है ताकि फर्टिलिटी को रिगेन कर सके, 1 साल से ज्यादा, 5 साल से कम अदर देन करंट फैलो। अगर किसी भी जमीन पर एक बार फार्मिंग की नेट जोन एरिया, एक बार से ज्यादा की, तो क्या हो जाएगा? ग्रोस क्रॉप एरिया। तो वेल बस ये बताइए कि करंट फैलो की कंडीशन कुछ इस तरीके से दिखती है अगर तुम देखना चाहो। अब यार बहुत ध्यान से देखना, वेल लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद टॉपिक का सेकंड पार्ट रहेगा जहां पर कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि लैंड कैसे और क्या डिग्रेड होती है। चलो पहले इसको कवर करते हैं। यार इंडिया में ना लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न के साथ दिक्कत है, पार्शियल लैंड बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है। यार इसमें क्या दिक्कत है? यार जानवर, डेयरी, क्या तुम दूध पर डिपेंडेंट हो? ऑब्वियस। तो अगर जानवर ही नहीं रहेंगे तो क्या पर्टिकुलरली डेयरी चल पाएगी? नहीं यार। तो वही चीज है, पार्शियल जानवरों की खाने पीने की लैंड बहुत तेजी से कम हो रही है, जो दिक्कत का विषय है। अब ये दिक्कत का विषय कैसे, तो मैं आगे बताऊंगा। एक जो फेलो लैंड्स है, फेलो मतलब वो जमीन जो 1 साल से कम आप फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, आपने उसकी इतनी बुरी कंडीशन कर दी, कुछ कहने की बात नहीं। यार मैं कल को जिम जाता हूँ, बॉडी बिल्ड करता हूँ, मैंने कहा बॉडी बनाएंगे, और मैं साइकिल चलाता हूँ, स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करता हूँ, टेम्परेरी तो मजा आएगा, क्या लॉन्ग रन में उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे? ऑब्वियस। तो आपने जमीन पर इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया कि वो फील्ड ही बैरन हो गई। वो चीज का यूं ही है। फॉरेस्ट एरिया भी बहुत कम है यार। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, पता है ना दिल्ली का कितना बेकार है। यार किसी भी कंट्री में डिजायर्ड फॉरेस्ट 33% होता है, इंडिया में अराउंड 23% है, बहुत कम, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ, कंटिन्यूसली लैंड डिग्रेड हो रही है। यार किसी भी सॉइल जो होती है ना, सॉइल के ऊपर एक टॉप लेयर होती है जिसमें ह्यूमस होता है, जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज्यादा। वो सॉइल की टॉप लेयर ही धुल चुकी है, जिस वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है। और यही सब दिक्कतें हैं जिसके चलते अर्बनाइजेशन, शहर बनते जा रहे हैं। हमारा जो लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न का तरीका वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा। क्लियर है? चलो तो मुझे बताओ कि क्या तक तुम्हें क्लियर है। वेल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई और तुम आखिरी तक आए तो यार वीडियो के नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ। वेल क्या बताने वाला हूँ अगले पार्ट में, एक तो मैं बताऊंगा कुछ बेसिक्स कि लैंड कैसे डिग्रेड हो रही है, उसको रोक कैसे सकते हैं, अबाउट द सॉइल पढ़ाऊंगा, कितनी बेहतर तरीके से सॉइल पढ़ाऊंगा ना, सारी 1 मार्क्स में याद हो जाएंगी। और एट द एंड तो मैं बताऊंगा कि सॉइल इरोजन के क्या तरीके हैं। तो जहां तक पार्ट 2 या पार्ट 3 में ये चैप्टर आपका कंप्लीटली क्या रहेगा, एंड। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।